सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज हम कवर करेंगे कि यार इंटरनल कंट्रोल्स जब मैं अंडरस्टैंडिंग ले लेता हूँ कंपनी की, तो मैंने जैसे नहीं आपको आयजा 330 पढ़ाया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। उसके अंदर जब मैं कंपनी की अंडरस्टैंडिंग ले लेता हूँ, उसके बाद ऑडिट रिस्क भी मुझे आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो जैसे ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने से पहले मुझे क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट करना होता है। क्योंकि सीधी सीधी बात है ना, आप वो बताते जाएंगे, मैं डॉक्यूमेंट नहीं करूंगा तो सब मुझे बातें याद तो नहीं होगी। और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो कि हम पढ़ के आए थे, आज 230 था शायद, इसके अंदर ये था कि यार ऑडिटर को वर्किंग पेपर बनाने होते हैं, ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, ऑडिटर को वर्किंग पेपर फाइल बनानी होती है, जिसके अंदर हम ये देख सकें कि ऑन विच बेसिस ऑडिटर ने ओपिनियन दिया, ऑन व्हाट बेसिस ऑडिटर ने ओपिनियन दिया। तो उसी तरीके से हमें ये भी चेक करना होता है कि ऑडिटर जब अंडरस्टैंडिंग ले रहा होता है, तब उसको अंडरस्टैंडिंग की भी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है कि क्लाइंट ने हमें क्या क्या बताया, क्या क्या बातें बताई। ठीक है ना। अगर मैं डॉक्यूमेंट नहीं करूंगा तो सर वो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं होगा और मुझे याद भी नहीं रहेगा। तो अच्छी बात यह कि डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन होगा कि क्लाइंट ने क्या क्या बताया, उसके बाद ही मैं कंट्रोल आइडेंटिफाई कर सकूंगा। एक चीज पेपर पे मैं लिख लूंगा, वर्ड में लिख लूंगा, या वर्ड में या पेपर में मैं लिख दूंगा, तो सर मुझे क्या होगा, उसको देखने में, उसको सर एनालाइज करने में फिर आसानी होगी। ठीक है ना। अब सर सीन ये है कि डॉक्यूमेंट करने के ना तीन तरीके हैं। आयजा 330 के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल हम पढ़ेंगे, जिसके ना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के तीन तरीके हैं। जैसे कि सर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम मतलब कि जब जैसे ना मैंने आपको सेल साइकिल पढ़ाई, अब मैंने परचेज साइकिल पढ़ाई, तो ये सेल साइकिल परचेज साइकिल जो मैंने डॉक्यूमेंट किए थे, वो मैंने किस फॉर्म में किए थे सर, फ्लो चार्ट में मैंने डॉक्यूमेंट किए थे। सर फ्लो चार्ट में किस तरीके से कि यार किस तरीके से सेल होती है, किस तरीके से कस्टमर अप्रोच करता है, किस तरीके से सर कस्टमर अप्रोच करके फिर हमें ऑर्डर देता है, सर हमारी इन्वेंट्री का चेक करता है। पूरा जो भी प्रोसेस था मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ाया था ना। तो फ्लो चार्ट भी एक डॉक्यूमेंट करने का तरीका है, फ्लो चार्ट। सर दूसरे भी दो मेथड हैं सर, दूसरे दो मेथड कौन से, नेरेटिव नोट और क्वेश्चनरीज, और तीसरा फ्लो चार्ट। ये अंडरस्टैंडिंग को जो हमें क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग देता है ना, उसमें कंट्रोल्स तो मैं खुद आइडेंटिफाई कर रहा होता हूँ सर, उसको ना मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ। ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे थे ना, जो मैंने टीओसी के टेस्ट ऑफ कंट्रोल के आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज वाले मैंने क्वेश्चन करवाए थे, वो सर क्या थे, वो भी कंट्रोल जो हमें क्लाइंट बता रहा था, वो हमारे जो भी फील्ड मैनेज सीनियर थे, ऑडिट मैनेजर थे, वो क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट कर रहे थे। और डॉक्यूमेंट करके आपको सवाल में मिल रहा था और आपको कहा जा रहा था आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी इन अबव सिनेरियो, या आपको कहा जा रहा था कि आइडेंटिफाई कंट्रोल्स इन अबव सिनेरियो एंड व्हाट हाउ वुड यू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इस तरीके से आ रहा था। तो सर अगर एक चीज डॉक्यूमेंट होके आ जाए, जैसे कि हम क्वेश्चन में पढ़ रहे थे, जैसे एक बुक फॉर्म में, रीडिंग फॉर्म में एक चीज आ जाए, आसान भाषा में बता रहा हूँ, जैसे सवाल के अंदर आप लोग पढ़ रहे थे सर, ये जो डॉक्यूमेंटेशन होती है इसको बोला जाता है नेरेटिव नोट्स। मतलब नोट्स बनाना, जो क्लाइंट ने बोला उसको मैं अंग्रेजी में लिख दूं, उसके मैं नोट्स बना दूं, तो उसको बोला जाता है नेरेटिव नोट्स। नेरेटिव नोट्स में टू द पॉइंट बात लिखी हुई होती है, मतलब बात एक लिखी होती है, क्लाइंट ने हमें ये बताया, फिर हमें ये बताया, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, इस तरीके से, जो कि आपके सवाल के अंदर जैसे पढ़ रहे थे ना हम, आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी, जैसे ये इतने पैराग्राफ फॉर्म में लिख के हुए आ रहा था, इसको बोला जाता है नेरेटिव नोट्स। सर अगर मैं क्वेश्चनरीज की बात देखूं, तो क्वेश्चनरीज क्या होते हैं, क्वेश्चनरीज के अंदर हम नोट्स की तरह नहीं लिख रहे होते। क्वेश्चनरीज के अंदर ये होता है, क्वेश्चनरीज भी एक डॉक्यूमेंट करने का तरीका है। क्लाइंट जो मुझे बातें बता रहा होता है ना, वो मैं लिखता नहीं हूँ। उन बातों में जो मुझे क्वेश्चन होता है ना, जो मुझे क्वेश्चन कि यार ये जो भी इसने मुझे बताया, जो जो वो प्रोसेस बता रहा है, मैं ओनली वो कंट्रोल आइडेंटिफाई करता हूँ और मैं चेक करता हूँ, मैं अपने दिमाग में सवाल करता हूँ कि वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। या अगर कोई जो वो प्रोसेस बता रहा है मुंह से, सर अगर मैं वो कहीं प्रोसेस के अंदर मैं खुद से सोच रहा होता हूँ कि इधर कंट्रोल होना चाहिए जो उनके पास नहीं है, इधर एक कंट्रोल होना चाहिए प्रोसेस के अंदर जो इनके पास नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस सुनता जाता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, अपने बुक के अंदर, अपने नोटबुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखता जाता हूँ। इस प्रोसेस जो इसने बताया, इसके अंदर यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए, इस प्रोसेस के अंदर इसने ये बात बताई, ये कंट्रोल है, क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बस मैं सिर्फ ये लिख रहा होता हूँ। जबकि ऑन द अदर एंड नेरेटिव नोट्स में मैं क्या लिख रहा होता हूँ, पूरी बात
जो जो एक एक वर्ड वो मुंह से निकालता जा रहा है मैं वो लिखता जा रहा हूँ, जो जो एक मुंह से वर्ड निकालता जा रहा है मैं वो लिखता जा रहा हूँ। सर दिस इज नैरेटिव नोट। जो आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल के क्वेश्चन किए थे एसीसीए के आईकेएफ के, दीज वर नैरेटिव नोट्स, ठीक है ना सर। उसी तरीके से क्वेश्चनरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्या चेक कर रहे होते हैं, कौन सा कंट्रोल है, कंट्रोल एक्टिविटी। क्वेश्चनरीज इज द, मैं पूरे प्रोसेस के अंदर कंट्रोल एक्टिविटी जो होगी सिर्फ और सिर्फ वो लिखूंगा और अपने दिमाग के अंदर सोचूंगा क्या ये एग्जिस्ट करती है कि क्या नहीं करती। या अगर किसी प्रोसेस के अंदर कंट्रोल नहीं है तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे ये होनी चाहिए जो उनके बाद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं ये लिख रहा होता हूँ। फ्लो चार्ट के अंदर क्या होता है सर, मैं फ्लो चार्ट के अंदर नोट्स नहीं बना रहा होता, एक तस्वीर के फॉर्म में डायग्राम बना रहा होता हूँ जिसके अंदर मैं बता रहा होता हूँ, जिसके अंदर मैं नोट्स नहीं बना रहा होता। फ्लो चार्ट इस तरीके से होता है जैसे मैंने आपको सेल साइकिल बताई थी, जिसके अंदर मैं शॉर्ट फॉर्म में सर स्टेप बाय स्टेप डायग्राम के थ्रू, मैं सर सिंबल्स के थ्रू अपने कंट्रोल्स और प्रोसेस को डिफाइन कर रहा होता हूँ, ठीक है। अगर सर आप ये पढ़ लें बातें, ये जो यहाँ सर यहाँ से लेके यहाँ तक आप पढ़ लें तो ये बातें आपको डेफिनेशन देखें क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बताएं, हम आगे बढ़ें। सब बता दें, अगर पढ़ लिया तो सब बता दें। ठीक है, चलें सर आगे बढ़ते हैं। अब बात ये है कि फायदा क्या होता है इन तीनों को यूज करने का, फायदा क्या है सर? नैरेटिव नोट्स के अंदर फायदा ये होता है, ये इजीली प्रिपेयर किए जा सकते हैं क्योंकि देखो इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। नैरेटिव नोट्स ये होता है कि यार जो जो क्लाइंट ने मुंह से निकालता गया ना, मैं इसके अंदर वो चीजें इजीली लिखता गया, इजीली लिखता गया। जो जो क्लाइंट ने बोला मैंने वो सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करके अंग्रेजी में लिख दिया, मैंने छाप दिया, ठीक है ना। अब होगा क्या, अगला बंदा जो भी पढ़ेगा ना तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा, हर वो बात समझ में आ जाएगी जो क्लाइंट ने मुझे बताई, ठीक है ना। अगर मैं क्वेश्चनरीज की बात करूं तो क्वेश्चनरीज का फायदा क्या होता है? क्वेश्चनरीज के अंदर ये फायदा होता है कि यार अब देखो नैरेटिव नोट्स पढ़ूंगा, उसके अंदर कंट्रोल्स मुझे खुद आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, कौन 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 सी जगह पे कंट्रोल नहीं है। क्योंकि नैरेटिव नोट्स तो वो है ना जो क्लाइंट ने बताया वो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। क्वेश्चनरीज क्या करते हैं, क्वेश्चनरीज डायरेक्ट फोकस करते हैं कंट्रोल पे। तो सर क्वेश्चनरीज का फायदा ये होता है कि डायरेक्ट आप अहम बात पे फोकस कर रहे हो, आप बाकी जो फजूल की बकवास है ना उससे आप साइड ले रहे हो, आप सीधा सीधा ना अहम बात पे फोकस कर रहे हो कि कहाँ पे कंट्रोल है। जो जो आप लोग काम कर देते हैं ना सवाल के अंदर, आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज, आइडेंटिफाई कंट्रोल्स, ठीक है ना, ये आपको सवाल आता था ना, आइडेंटिफाई कंट्रोल्स इन अबो सिनेरियोज या आइडेंटिफाई डेफिशिएंसी इन द अबो सिनेरियो। तो ये जो आप काम करते थे ना, ये आइडेंटिफिकेशन, ये सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, ये सीधा सीधा सर क्वेश्चनरीज था। क्वेश्चनरीज क्लाइंट आपको प्रोसेस बता रहा है, मुंह से बता रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हो सीधा, या उसने आपको एक कैटलॉग दे दिया है, उसने आपको एक मतलब अपना इनवल अपना जो कार्ड दे दिया है, एक कंपनी का पॉलिसी वाला दे दिया है जिसके अंदर पूरे कंट्रोल्स लिखे हुए हैं, आप उसमें से देख के डायरेक्टली कंट्रोल्स जो है ना, कौन सी जगह पे कंट्रोल होने चाहिए, कौन सी जगह पे कंट्रोल है, तो वो सर वो डेफिशिएंसी है, तो डायरेक्टली आप वो सिर्फ लिख रहे हो। तो इससे फायदा ये होता है कि यार मेरे लिए जो काम है ना, मुझे एक्चुअली करना क्या है, मुझे एक्चुअली टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है, तो आप सीधा सीधा ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल की तरफ जा रहे हो। तो मेन मेन अहम चीजों पे ना डायरेक्टली एम्फेसिस करते हो जो काम की चीज होती है, तो इसके अंदर ये चीज हो जाती है। नैरेटिव नोट्स में मुझे फिर कॉपी लिख के फिर उसके अंदर से कंट्रोल निकालने पड़ते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है सर? फ्लो चार्ट के अंदर ये होता है कि एक समराइज फॉर्म में, एक समराइज फॉर्म में एक ही डायग्राम के थ्रू, सर एक ही समराइज फॉर्म में एक ही डायग्राम के थ्रू मुझे क्या हो जाता है सर, मुझे ना होल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बिल्कुल क्लाइंट से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है ना सर, ऑडिटर क्वेश्चन लिख रहा होता है और क्लाइंट से क्वेश्चन किए जाते हैं। सर फ्लो चार्ट के अंदर ये होता है कि एक ही डायग्राम के थ्रू एक समराइज फॉर्म में मुझे कंट्रोल्स भी, मुझे क्वेश्चनरीज भी कवर हो जाते हैं, नैरेटिव नोट्स भी कवर हो जाते हैं। फ्लो चार्ट्स के अंदर पूरा मैं एक डायग्राम फॉर्म में प्रोसेस भी लिख रहा होता हूँ, उसके साइड में कंट्रोल्स भी लिखा जाता हूँ।
जैसे मैंने सेल साइकिल में किया, जैसे मैंने परचेज साइकिल में किया, मैंने प्रोसेस भी लिख दिया कि शुरू से लेके होता क्या है। मैंने इस तरीके से लिखा कि कोई भी इतना जल्दी नैरेटिव नोट से नहीं पढ़ सकता। नैरेटिव नोट से पढ़ने में उसको टाइम लगेगा, वो बोलेगा देख के ही डर जाएगा, 2 पेजेस कौन पढ़ेगा। फ्लो चार्ट होगा तो आसानी से पूरा प्रोसेस पढ़ लेगा, सिर्फ और सिर्फ सैंपल समझ के वो पूरा पढ़ लेगा। क्वेश्चनरीज के अंदर आप पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ सकते, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल पढ़ सकते हो। फ्लो चार्ट के अंदर ये होता है कि कंट्रोल भी उसके अंदर में लिख देता हूँ और फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा डायग्राम में समझा भी देता हूँ। तो अगर आप तीनों ये सर चेक करें ना एडवांटेजेस, तो आपको ये भी कवर हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिसएडवांटेज ये होते हैं कि नैरेटिव नोट लेंथी होते हैं। मैंने जैसे कहा 2 पेजेस की बात उसने बताई हमें, उसने पूरा प्रोसेस बताया, मैंने बैठ के एक एक वर्ड को छाप दिया, लिख दिया, अब ये 2-3 पेजेस हो गए। अगला बंदा पढ़ेगा तो वो बोलेगा ना यार 3 पेजेस अब कौन पढ़े, तो वो लेंदी हो जाती है, इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है सामने वाले के पढ़ने के लिए। क्वेश्चन रीज के अंदर ये हिसाब फिर ये होता है कि अगर नैरेटिव नोट में अगर लेंदी बात लिखी होती है ना, तो कंट्रोल आइडेंटिफाई करते वक्त ना आपका फोकस जो है ना वो हट सकता है, आपसे कोई कंट्रोल मिस हो सकता है। क्वेश्चनरीज के अंदर ये हो सकता है कि क्वेश्चनरीज जब आप क्या करते हो कि कंट्रोल आइडेंटिफाई करने डायरेक्ट प्रोसेस के अंदर कंट्रोल आइडेंटिफाई करने बैठते हो ना, तो ये हो सकता है कि कंट्रोल आइडेंटिफाई करते करते सर कोई कंट्रोल आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि आप सिर्फ और उसकी बात एक कान से सुन रहे हो, दूसरे हाथ से ना आप कंट्रोल जो है ना आइडेंटिफाई करते जा रहे हो या डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करते जा रहे हो, तो हो सकता है आपसे कोई बात मिस हो जाए। फ्लो चार्ट के अंदर सर ये होता है कि एक दफा फ्लो चार्ट बन गया ना, उसके बाद आपको क्लाइंट ने बोला कि यार नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो आप ऐसा हो सकता है ना, तो आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। अमेंड मतलब एक दफा फ्लो चार्ट बन गया तो आप उसके अंदर दोबारा बीच में अगर कोई चीज नहीं यार ये तुमने जो बीच में लिखा है ना ये सही नहीं है, ये ना मैं भूल गया था, मैंने अपने सीनियर से पूछा, क्लाइंट ने बोला आपको इसके ये ना बीच में मैं भूल गया था, मैंने तुमको गलत बता दिया, मैंने अपने सीनियर से पूछा, ऐसे नहीं ऐसे होता है। अब तुमने फ्लो चार्ट बना दिया, अब तुम इसको दोबारा कैसे अमेंड करोगे, तो फिर तुम्हें दोबारा शुरू से बनाना पड़ेगा। फ्लो चार्ट के अंदर ये नुकसान होता है कि वो बीच से अमेंड नहीं हो सकता। क्वेश्चनरीज के अंदर ये नुकसान होता है कि तुम एक कान से सुनते जा रहे हो, दूसरे से कंट्रोल लिखते जा रहे हो, तो हो सकता है तुम किसी कंट्रोल को बढ़ा चढ़ा के लिखो या कोई कंट्रोल तुम आइडेंटिफाई करना मिस ना कर दो। नैरेटिव नोट के अंदर ये नुकसान होता है कि नैरेटिव नोट काफी बड़े हो जाते हैं, लेंदी हो जाते हैं, तो पढ़ने में काफी मुश्किल हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं, पढ़ते पढ़ते तुम्हारा फोकस जो है ना वो आउट हो जाता है और तुम कंट्रोल उसके अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। ठीक है ना, ये तीनों में नुकसान है और तीनों में फायदे हैं। आप इनको 2 मिनट दे रहा हूँ तरीके से रीड कर ले एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को, तो फिर आगे बढ़े हम। नहीं 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 भाई, रिकॉर्डिंग नहीं होती, क्या हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं होती। जूम पे बता रहा है क्या क्लाइंट? सर बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। चले सर अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दो और तरीके हैं, दो और तरीके हैं डॉक्यूमेंटेशन के, नहीं वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ
कि अब देखो जब मैं अंडरस्टैंडिंग ले लेता हूँ, जब मैं डॉक्यूमेंटेशन कर लेता हूँ, तो फिर मैं दो और चीजें कर रहा होता हूँ। ठीक है ना, ये बेसिकली आपने चीजें पढ़ ली हैं लेकिन आपको नाम नहीं पता, तो मैं आपको नाम बता रहा हूँ। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था ना, अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, जिसके अंदर मैं असल में हो क्या रहा होता है कि मैंने क्लाइंट से अंडरस्टैंडिंग ले ली, क्लाइंट से अंडरस्टैंडिंग ले ली, अब मैंने डॉक्यूमेंटेशन कर ली। अब डॉक्यूमेंटेशन कैसे की, या तो नैरेटिव नोट्स के फॉर्म में, या क्वेश्चनरीज के फॉर्म में, या फ्लो चार्ट के फॉर्म में। नॉर्मली जो रियल लाइफ में हो रहा होता है ना, वो नैरेटिव नोट्स प्लस फ्लो चार्ट ये दोनों बन रहे होते हैं। नैरेटिव नोट्स प्लस फ्लो चार्ट ये दोनों बन रहे होते हैं। क्वेश्चनरी रियल लाइफ में रेयर होता है, वो नहीं हो रहा होता, ठीक है ना। अब सर होता क्या है, मैंने अंडरस्टैंडिंग ले ली, मैंने डॉक्यूमेंटेशन कर ली, अब क्या करूंगा मैं, आईसीक्यू करूंगा। आईसीक्यू क्या होता है सर, आईसीक्यू का ये मकसद होता है कि यार इसने जो मुझे प्रोसेस बताया है, इस प्रोसेस के अंदर ये कंट्रोल आ रहा है, क्या ये कंट्रोल वाकई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। इसने मुझे ये प्रोसेस बता दिया जो कि मैंने डॉक्यूमेंट कर दिया नैरेटिव नोट के अंदर, ठीक है ना। अब ये जो इसके अंदर कंट्रोल आ रहा है, क्या ये वाकई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। आईसीक्यू का ये मकसद है, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरीज। जो इसने प्रोसेस बताया उसके अंदर ये कंट्रोल है, क्या वाकई ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। इसकी एग्जिस्टेंस के चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इसको यार तू ना मुझे ये दिखा दे कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। कोई भी एक सैंपल वाउचर तू मुझे उठा, जैसे मैं सेल का चेक कर रहा हूँ, सेल का मैंने उससे पूरी अंडरस्टैंडिंग ले ली, पूरा प्रोसेस पूछ लिया, मैंने डॉक्यूमेंट कर लिया। सेल के अंदर ये प्रोसेस है कि डिस्काउंट मस्ट बी अप्रूव बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल, ये कंट्रोल है। अब मैं ये ना, ये मैंने लिखा हुआ है, मेरा सवाल आया क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, क्या वाकई डिस्काउंट वाउचर, डिस्काउंट जब भी दिया जाता है तो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल अप्रूव करता है। अब ये मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, ये दिमाग में सवाल क्या है, आईसीक्यू, वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। अब मैं इसको चेक करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा यार बात सुन, कोई भी ऐसा वाउचर उठा सेल का जिसके अंदर डिस्काउंट दिया गया हो, मैं देखना चाहता हूँ वाकई वाकई अप्रूव किया है रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल में। वो क्या करेगा, क्लाइंट क्या करेगा, एक की कोई भी एक वाउचर उठाएगा सैंपल पे और मुझे दिखा देगा, सर साहब ये देख लो, ये जो है ना अप्रूव किया हुआ है रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल ने। ये जो मैंने एक सैंपल उठाया ना, इसका मतलब है कि ये इम्प्लीमेंट हुआ है। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइन मतलब कंट्रोल किस तरीके से डिजाइन किया गया है, कंट्रोल किस तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, नैरेटिव नोड लिखे, नैरेटिव नोड के अंदर मैंने चेक किया क्या वाकई कंट्रोल है भी कि नहीं। कंट्रोल अगर है तो कौन सा है, मैंने कंट्रोल को आइडेंटिफाई किया। ये जो कंट्रोल को आइडेंटिफाई करना है ना, ये डिजाइन। अब मैं, मेरा सवाल ये है कि ये जो डिजाइन किया कंट्रोल है, ये क्या वाकई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। मैंने कोई भी एक सैंपल उठा के चेक किया तो उसने दिखा दिया, मैं समझ गया हाँ यार ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है ना, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये ऑडिटर क्यों कर रहा होता है, ये इस वजह से कर रहा होता है, देखो अंडरस्टैंडिंग लेके मैं क्या चेक कर रहा होता हूँ कि मेरा इस हेड के अंदर गलतियों के कितने चांसेस है। गलतियों के कितने चांसेस के लिए मैं क्या करता हूँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता हूँ। टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, डीएनआई करना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग लूंगा तो कंट्रोल आइडेंटिफाई करूंगा, कंट्रोल आइडेंटिफाई करने से क्या पता लगा, हाँ वाकई कंट्रोल डिजाइन है। वो जो कंट्रोल डिजाइन है, डिजाइन मतलब बनाया गया है, कंट्रोल बनाया गया है, पेपर में बना हुआ है। अब क्या ये जो पेपर में बना हुआ है ये क्या इम्प्लीमेंट है, एक जगह पे प्रोसेस में कंट्रोल ही ना हो ना। कुछ ऐसे भी सवाल आपने किए जहाँ पे एक कंट्रोल भी नहीं था, मतलब वहां पे कंट्रोल डिजाइन ही नहीं है। पेपर फॉर्म में आप देख रहे थे ना, वहां पे कंट्रोल डिजाइन ही नहीं। कुछ ऐसे भी सवाल किए आपने जहाँ पे ये आ रहा था आइडेंटिफाई कंट्रोल्स इन अ सिनेरियो, मतलब वहां पे कंट्रोल डिजाइन थे, वहां पे कंट्रोल डिजाइन थे। अब आपको अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेक करनी है तो कोई भी एक सैंपल उठा के आप चेक करेंगे वाकई वो इम्प्लीमेंट है कि नहीं। ऑडिटर ये क्यों कर रहा होता है, इस वजह से कर रहा होता है कि यार के रिस्क को जानने के लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कहलाए जाते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जैसे कि अगर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट होगा मतलब रिस्क का चांस कम होगा। अब देखो आईसीक्यू करने के बाद मैं क्या करता हूँ, आईसीईक्यू करता हूँ, इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएशन क्वेश्चन। अब अगर आईसीक्यू फेल हो जाएगी ना तो आईसीईक्यू मैं नहीं करूंगा। अगर आईसीक्यू फेल हो जाएगा तो मैं आईसीईक्यू नहीं करूंगा। सर क्यों, क्योंकि देखो आईसीक्यू का क्या मकसद है कि क्या कंट्रोल डिजाइंड है, अगर डिजाइंड है तो क्या वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, एक सैंपल उठा के चेक कर लिया मैंने। अगर ये होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, उस कंट्रोल को फर्दर चेक करूंगा। हाँ भाई अब तुमने एक वाउचर तो दिखा दिया, अब सैंपल बेस पे मुझे 25 वाउचर दिखाओ, सैंपल बेस पे मुझे 60 वाउचर दिखाओ। मैं चेक करना चाहता हूँ, तुमने ये एक वाउचर तो दिखा दिया, हो सकता है एक ही वाउचर के अंदर एक ही दफा जिंदगी में
मतलब कंट्रोल फॉलो हुआ हो पूरे साल के अंदर। मैं चेक करना चाहता हूँ क्या फ्रीक्वेंटली कंट्रोल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंटली कंट्रोल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया, कोई भी 60 सैंपल उठा लिए 1000 की पॉपुलेशन में से, या सर मैंने कोई भी 40 सैंपल उठा लिए, या मैंने कोई 25 सैंपल उठा लिए, वो अब ऑडिटर की जजमेंट में। मैंने उन सब पे उठा के सब पे चेक किया क्या वाकई ये जो इसने डिजाइन किया हुआ है या जो इसने एक जगह पे इम्प्लीमेंट किया हुआ था एक ही वाउचर, क्या ये हर वाउचर में हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने सैंपल पे कोई भी 25 40 या 60 सैंपल उठा लिए और उन सब में देखा वाकई डिस्काउंट इज अप्रूव बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल और नॉट। तो आईसीक्यू इज बेसिकली मींस के कंट्रोल क्या इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो कंट्रोल बनाया गया है जो इम्प्लीमेंटेड भी है वो क्या हर वाउचर में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बेसिकली ICEQ is the test of control, ICQ is the identification of control and design and implementation of control। तो ये बात है सर, कंट्रोल होगा तो ऑपरेट करेगा, बिल्कुल ऑपरेट। अब ये देखो ना, ये जरूरी नहीं कि फ्रीक्वेंटली ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो सकता है कंपनी फ्रीक्वेंटली ऑपरेट नहीं कर रही हो, ठीक है ना। बिल्कुल ICEQ मैंने आपको बोला ना, ये आप लोगों का पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको नाम नहीं आ रहे तो मैं आपको नाम दिलवा रहा हूँ, ठीक है ना। इंटरनल जब अब देखो पूरा प्रोसेस दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ, अंडरस्टैंडिंग करके मैं कंट्रोल आइडेंटिफाई करता हूँ। ये जो कंट्रोल आइडेंटिफिकेशन होती है ना, इसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरीज। क्या इस नैरेटिव नोड के अंदर, क्या इस अंडरस्टैंडिंग के अंदर कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, करता है तो कौन सा करता है। ये जो कौन सा करता है ना, ये मतलब डिजाइन, हाँ भाई ये कंट्रोल आइडेंटिफाई मैंने किया है, इसकी डिजाइन ये इस तरीके से ना काम करता है। अच्छा ये काम करता है तो ये मुझे देखना पड़ेगा क्या ये वाकई इम्प्लीमेंट है। इम्प्लीमेंट करने के लिए, चेक करने के लिए कोई भी एक वाउचर उठा के चेक करूंगा क्या ये उसी तरीके से इम्प्लीमेंटेड है जैसे डिजाइन हो रहा है, ठीक है भाई। तो फिर क्या करूंगा मैं, क्या ये फ्रीक्वेंटली ऑपरेट होता है पूरे साल में, हर ट्रांजेक्शन के साथ ऑपरेट होना चाहिए, क्या उस तरीके से होता है कि नहीं होता। जो ये अब हर ट्रांजेक्शन के साथ ऑपरेट होना चाहिए ना, इसको बोला जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो इसी को बोला जाता है ICEQ, इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएशन क्वेश्चनरीज। कंट्रोल को चेक करने के लिए मैं सवालात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ 25-60 सैंपल उठा के उन सब की मैं वेरिफिकेशन करता हूँ क्या वाकई जो इन्होंने डिजाइन किया है उसी तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर मुझे पता चल जाता है कि यार ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल इफेक्टिव है कि इनइफेक्टिव है, उसके बाद मैं सब्सटेंटिव पे काम कर रहा होता हूँ, ठीक है ना। ICQ होगा तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल होगा। अब देखो आईसीक्यू मतलब कंट्रोल को आइडेंटिफाई किया, डिजाइन किया, डिजाइन उसका देखा किस तरीके से, ठीक है ना, और क्या वो इम्प्लीमेंट है कि नहीं। अगर कंट्रोल होगा ही नहीं तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूंगा नहीं सर, नहीं करूंगा। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करूंगा मतलब ICEQ नहीं करूंगा। पर अगर कंट्रोल डिजाइन है मतलब ICQ है, अगर है तो फिर इंटरनल कंट्रोल एवेल्युएशन क्वेश्चन भी करूंगा, ठीक है ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूंगा। सर बात समझ में आई। सर अगर इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लेंगे तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर मुझे बताएं तो हम आगे बढ़े। ये भी आपको पढ़ा हुआ है सर, ये भी आपको सारी बातें पढ़ी हुई है। जल्दी कर लें तो सर जल्दी कर लें तो फिर आगे बढ़े हम। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। मैंने ना आपको एक्चुअल रियल लाइफ वाला ऑडिट करके पढ़ाया है, तो अब बहुत सारी चीजें ना आपको इजी लगेंगी, जैसे ये हैंड आउट आपको पूरा इजी लगेगा, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सीन ये है कि सर जब ऑडिटर को कंट्रोल के अंदर वीकनेस नजर आएगी तो ऑडिटर क्या करेगा। जब ऑडिटर को कंट्रोल्स के अंदर वीकनेस नजर आएगी तो ऑडिटर क्या करेगा, आप खुद सोचो क्या क्या करेगा। सर जब कंट्रोल के अंदर वीकनेस नजर आएगी इसका मतलब कंट्रोल इनइफेक्टिव है। कंट्रोल इनइफेक्टिव है तो सबसे पहली बात मैं क्या करूंगा, मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बढ़ जाएगा, मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल फेल हो गए तो ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिटेक्शन रिस्क बढ़ा दूंगा। डिटेक्शन रिस्क को कम करने ही करूंगा। डिटेक्शन रिस्क को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ाने पड़ेंगे।
सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना सर। सब्सटेंटिव रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट बढ़ जाएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट बढ़ गया मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, जब कंट्रोल वीक होंगे, कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी होगी, तो मैं क्या कंट्रोल पे रिलाय करूंगा? नहीं सर, मैं कंट्रोल पे रिलाय नहीं करूंगा। दूसरी चीज, आप अगर डेफिशिएंसी होगी तो अगर आप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करोगे? हाँ सर कम्युनिकेट करूंगा। सर लिस्टेड कंपनी होगी तो कम्युनिकेट करना मतलब लाजमी होता है, पर अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है और पब्लिक अनलिस्टेड या पब्लिक प्राइवेट कंपनी है तो सर लाजमी नहीं होता। फिर ऑडिटर की मर्जी है करे या ना करे। हाँ प्राइवेट कंपनी या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी अगर कह रही है करो तो फिर हमें करनी पड़ेगी। सर वो किस फॉर्म में मैं इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस जो होती हैं किस फॉर्म में मैं कम्युनिकेट करता हूँ? सर मैनेजमेंट लेटर के थ्रू। मैनेजमेंट लेटर के थ्रू मैं क्या करता हूँ? कम्युनिकेट कर रहा होता हूँ, ठीक है ना। तीन बातें हो गई। ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन। सर पहली बात क्या है सर, अगर डेफिशिएंसी नजर आएगी, अगर कंट्रोल के अंदर वीकनेस है, डेफिशिएंसी है, तो रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट बढ़ा दूंगा। मैं इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय नहीं करूंगा। दूसरी चीज, मैं क्या करूंगा सर, कंट्रोल की जो डेफिशिएंसी है मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करूंगा मैनेजमेंट लेटर के थ्रू, ठीक है ना। तो ये बात होती है, ठीक है सर। अब आगे आगे बढ़ते हैं। सर मैनेजमेंट लेटर के अंदर क्या होता है? मैनेजमेंट लेटर के अंदर ये होता है, मैं रियल लाइफ वाला मैनेजमेंट लेटर आपको पढ़ा भी दूंगा। मैनेजमेंट लेटर के अंदर ऑडिटर बना रहा होता है मैनेजमेंट लेटर। ऑडिटर मैनेजमेंट लेटर सेंड कर रहा होता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेंड करता है, शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता। ऑडिटर बना रहा होता है मैनेजमेंट लेटर, शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता। शेयर होल्डर को जस्ट ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है। मैनेजमेंट लेटर हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया जाता है। सर इसके अंदर क्या होता है, हमने जब ऑडिट किया तो हमें इंटरनल कंट्रोल की ये वीकनेस नजर आई। इस वीकनेस का इफेक्ट क्या हो सकता है? जैसे नहीं आपने आइडेंटिफाई किया वीकनेस, भाई पूरे आपने आइडेंटिफाई की कंट्रोल वीकनेस, इस वीकनेस के इफेक्ट क्या होगा एक्सप्लेन करो। तो वो भी हमें बताना पड़ता है, और इसको अगर हम सही करें तो किस तरीके से करें। ऑडिटर को ये तीन चीजें बतानी होती हैं। आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट या एक प्रोसेस के अंदर आपने कौन सी वीकनेस आइडेंटिफाई की, उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, आप उनको वो बताएं। और सर तीसरी चीज कि आप उनको बताएं कि क्या करें हम, सजेस्ट कंट्रोल। तो ये तीनों चीजें आपने की थी ना सवाल के अंदर, वही चीजें आपने इसके अंदर बतानी है। अगर सर लिस्टेड कंपनी हो तो सर लिस्टेड कंपनी के अंदर आपने क्या करना होता है? इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, और अगर आप लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट मैनेजमेंट लेटर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 45 डेज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद 45 डेज के अंदर आपने मैनेजमेंट लेटर किसको देना होता है? लिस्टेड कंपनी को। वैसे नॉर्मली क्या हो रहा होता है, ऑडिट रिपोर्ट के साथ ही दिया जाता है मैनेजमेंट लेटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिस्टेड कंपनी में ऑडिट रिपोर्ट के साथ ही दिया जाता है, लेकिन लॉ ने कहा हुआ है कि ऑडिट रिपोर्ट दे के उसके 45 डेज के अंदर मैनेजमेंट लेटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे दो। However, significant matter shall be communicated to board of director before approval of audited accounts by board of director। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव किए जाते हैं ना। बोर्ड ऑफ सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है जब आप ऑडिट करके देते हो, उनको अप्रूव कौन करता है? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अप्रूव मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तो उनके नीचे साइन नहीं आ रही होती, चीफ एग्जीक्यूटिव की साइन आ रही होती है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ की साइन आ रही होती है, और सर किसी भी एक डायरेक्टर की साइन आ रही होती है। तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर पेज पे नोट्स टू अकाउंट के अलावा नोट्स टू अकाउंट के आखिरी पेज पे आ रही होती है। नोट्स टू अकाउंट के हर पेज पे नहीं आ रही होती, नोट्स टू अकाउंट के आखिरी पेज पे। बाकी सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ सर चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इनके हर पेज पे साइन आ रही होती है इन तीनों बंदों की लिस्टेड कंपनी में। लिस्टेड कंपनी में ऑडिटेड अकाउंट के साइन होने के बाद आपने मैनेजमेंट लेटर उनको कम्युनिकेट कर लेना है, ठीक है ना। लिस्टेड कंपनी में जिम्मेदारी होती है सर, वहां पे लॉ की तरफ से जिम्मेदारी है कि ऑडिटर को कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट लेटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बाकी कंपनी में जिम्मेदारी नहीं है, पर अगर कंपनी कहे तो आपने देना पड़ेगा, ठीक है। सर ऑडिटर कौन कौन सी कम्युनिकेशन करता है, किस किस को करता है, ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। प्रोफेशनल क्लियर लेटर क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, याद करो। एंगेजमेंट लेटर साइन करने से पहले ऑडिटर सेंड करता है प्रेडिसर ऑडिटर को बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट क्लाइंट। तुम मुझे बताओ कि इसका इसका ऑडिट मैं करूं या ना करूं, ठीक है ना, ये याद होगा। उसके बाद इंगेजमेंट लेटर ऑडिटर भेजता है मैनेजमेंट को एट द स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट डिफाइन करने के लिए। कंफर्मेशन लेटर ऑडिटर किसको भेजता है? एक्सटर्नल पार्टीज को ड्यूरिंग द ऑडिट। सर
कि भाई ये हम सामने वाली पार्टीज को भेज रहे होते हैं जो कि थर्ड पार्टीज होती हैं कि बैलेंस बताओ, कंफर्म करो ये मालूमात सही है कि नहीं। रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या होता है कि जो मैनेजमेंट ऑडिटर को दे रही होती है, मैनेजमेंट ऑडिटर को दे रही होती है ऑडिट रिपोर्ट से साइन होने से पहले, ऑडिट रिपोर्ट से साइन होने से पहले दे रही होती है। ये हम आखिर में पढ़ेंगे क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन लेटर ये होता है कि कुछ बातें ना हम उनसे लिखवा के लेते हैं, तुमने हमसे कुछ नहीं छुपाया, मैनेजमेंट हमें लिख के देती है, हमने आपको कुछ नहीं छुपाया, हमने आपको सारी चीजें बताई। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई फ्रॉड हुआ तो वो भी हमने आपको बताया, हमने जो भी ऑडिट करवाया उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन हमने बताई, हमने आपसे कुछ भी बात नहीं छुपाई। तो ये हमें मैनेजमेंट हमें बात लिख के दे रही होती है, ठीक है ना। ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर बनाता है और मैनेजमेंट मेंबर्स को दे रहा होता है, ठीक है ना, और उसके अंदर ओपिनियन दे रहा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं। मैनेजमेंट लेटर ऑडिटर बनाता है, मैनेजमेंट को देता है, और उस आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट उसके अंदर बता रहा होता है कि वीकनेस कहाँ पे थी कंट्रोल में, उसके इफेक्ट क्या हैं, और वो किस तरीके से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात थी सर, ये हमारा हैंड आउट था, ठीक है। ये बिल्कुल ही आसान हैंड आउट था, इसके अंदर ये बात रह गई है, इसको खुद से रीड कर लीजिएगा, ये बिल्कुल आसान सी बात है। चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ प्रीवियस ईयर आईसीक्यूज, ठीक है ना, ये चार बातें बिल्कुल आसान सी बातें, इसको रीड कर लीजिएगा और इसके बिल्कुल ही आसान से पास पेपर है। पेपर के अंदर ये इतना सवाल नहीं आता है, लेकिन अब कोर्स का पार्ट है तो मुझे करवाना जरूरी है। कोई मुश्किल से 2-3 नंबर का सवाल आ जाता है, 2-3 नंबर 4 नंबर का, ठीक है ना, लेकिन आने के चांसेस कम होते हैं, तो उसको सर देख लीजिएगा। बिल्कुल सब बातें पढ़ी हुई थी, बस सिर्फ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी थी। और एक बात थी ना कि ऐसे